स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज से हम शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज। इसमें मैं आपको आपके पूरे 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। लेकिन मैं जैसा हमेशा बोलता हूं आप लोग को, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने से पहले लेसन में जितनी भी थ्योरेटिकल पार्ट है, आपके इलस्ट्रेशन से पहले अगर आप लोग टेक्स्ट बुक देखोगे तो उससे पहले जितनी भी थ्योरी है उसको अच्छे से रीड कर लिया करो और उसका एक्सप्लेनेशन समझ लिया करो, और मेन पॉइंट्स को क्या कर लिया करो, अंडरलाइन कर लिया करो, हाईलाइट कर लिया करो, ताकि ऑब्जेक्टिव जब आपको आएंगे, क्योंकि उसमें एमसीक्यू टाइप आता है, तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने टैक्स पे बना चुका हूँ बहुत सारे वीडियोस। कॉस्टिंग पे तो पूरा सिलेबस ही खत्म कर दिया मैंने, 6 चैप्टर। तो वो भी देखने तो आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने आप लोग हमेशा ही बोला है कि पहले आप लोग उस सब्जेक्ट की, उस लेसन की थ्योरी पढ़ो पूरी, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। तो बार बार मैं आप लोग को बोलता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज का जो पहला लेसन है, फाइनल अकाउंट, जो है काफी बड़ा है। ऑलमोस्ट 70 to 80 ऑब्जेक्टिव्स आपके पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर हम लोग को कंप्लीट करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो ध्यान से सुनना, लेकिन अच्छे से समझा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे दिए हुए कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। पेमेंट टू ऑडिटर मस्ट बी शोन सेपरेट आइटम इन द क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी। जो ऑडिट का पेमेंट होता है ऑडिटर को, वो अलग से शो करना है क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के, नहीं। पेमेंट ऑडिटर कैन बी क्लब्ड विद अदर एक्सपेंसेस शोन अंडर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इफ इट इज लेस देन द टोटल रेवेन्यू। अगर दूसरे एक्सपेंडिचर के साथ उसको क्लब कर सकते हैं, मतलब मिक्स करके लिख सकते हैं एक साथ अदर एक्सपेंसेस के अंदर, अगर वो 1% से कम है तो। पेमेंट टू ऑडिटर, ये भी रॉन्ग है। पेमेंट टू ऑडिटर एज एडवाइजर इन टैक्स कंपनी लॉ मस्ट बी शोन इन सेपरेट आइटम इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। तो पेमेंट टू ऑडिटर कहां पे आता है, डेबिट साइड पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस के, और उसको अलग से हम लोग मेंशन करते हैं, सेपरेट दिखाते हैं। तो मतलब इसका सी राइट है, हाँ, क्योंकि बाकी सब तो कुछ इतना राइट नहीं दिख रहा है। आगे नेक्स्ट है, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा आप लोग का, सी। तो लिख लीजिए आप लोग, इसको मार्किंग कर लीजिए, क्या आएगा इसका, सी। आगे है आप लोग का, क्लेम्स नॉट एक्नॉलेज एज डेट। ऐसा क्लेम जिसको हम लोग डेप्ट नहीं बोलते हैं, ऐसा क्लेम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्ट नहीं बोलते, उसको क्या बोलेंगे, देखो, is shown as trade receivable in the balance sheet, is shown as trade payable in the balance sheet। receivable तो हो नहीं सकता, डेप्ट है वो। पेबल पे करना बाकी है, लेकिन उसको डेप्ट एक्नॉलेज किया नहीं गया अभी तक, तो इसको हम लोग कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। अगर आप लोग ने पढ़े होंगे तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी लायबिलिटी जो आपको हो भी सकती है और नहीं हो सकती। मतलब जैसे एग्जांपल, किसी ने आपके कंपनी के ऊपर केस कर दिया। अब केस कर दिया, कुछ आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाया था, उसको नुकसान हो गया, केस कर दिया, लेकिन केस लड़े जाएगा, पता करा जाएगा कि वो जो प्रोडक्ट से नुकसान हुआ उसको, सामने वाले को, वो उसकी गलती से हुआ कि कंपनी के प्रोडक्ट की गलती से हुआ। अगर केस लड़ेंगे और अगर केस आप हार गए तो आपको उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, जिसने आप लोग के ऊपर केस किया। जीत गए तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे जो लायबिलिटीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, मतलब जिनका होना और नहीं होना फिक्स नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसको आएगा डी में आएगा, क्योंकि ये डेप्ट कभी हम लोग उसको एज ए डेप्ट नहीं माने। डेप्ट मानेंगे तो लायबिलिटी साइड पे दिखा देते हैं, तो फिर तो ट्रेड पेबल्स में आ जाएगा आप लोग का, बराबर ना, या प्रोविजन में आ जाएगा वो। अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड शेयर्स, जो पार्टली पेड शेयर्स है आप लोग का, शेयर्स का पैसा पूरा नहीं भरे आपने, उसका अमाउंट अभी अनकॉल्ड, मतलब हम लोग ने अभी तक मांगा नहीं है, पैसा मांगा नहीं है, बराबर ना, कॉल नहीं किया है, तो उसका अमाउंट कहां हम लोग शो करेंगे, तो इसको भी शो करते हैं हम लोग कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में, ठीक है ना। अनकॉल्ड अमाउंट का जो पैसा है, क्योंकि अभी हम लोग कॉल करेंगे तो हम लोग को पैसा आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए जरा, अमाउंट ऑफ अरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड। जो क्यूमुलेटिव डिविडेंड का अरियर्स है, मतलब जो डिविडेंड था आप लोग का, वो क्यूमुलेट हो रहा था, मतलब जमा हो रहा था, उसका जो अरियर्स अमाउंट है वो हम लोग क्या बोलते हैं, इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रेफरेंशियल कैपिटल इन द बैलेंस शीट, इज एडेड टू द प्रेफरेंशियल कैपिटल इन द शीट, इज शोन बाय वे ऑफ नोट इन द बैलेंस शीट ऑफ अंडर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो इसका भी क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि इसको भी अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोग के क्वेश्चन के अगर सॉल्व किए होंगे आप लोगों ने, क्वेश्चन के नीचे मेंशन रहता था नोट्स में कि 3 साल का डिविडेंड बाकी है, 2 साल का डिविडेंड बाकी है, तो उसको नोट्स में मेंशन करते हैं एज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के तौर पे, ठीक है। चलिए, अनएग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो हम लोगों ने एग्जीक्यूट नहीं किया अभी तक। एग्जीक्यूट मतलब उस पर काम ही नहीं करे, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया लेकिन उस पर काम ही नहीं करे, तो कैपिटल अकाउंट में उसको क्या शो करेंगे, इज शोन एज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस तो हुआ ही नहीं उस पे। इज शोन एज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है वो। is shown under loan advances other side of the balance sheet of the company, नहीं, loans and advances में, is shown in the way of notes,
बैलेंस शीट अंडर द कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, इसको भी क्या शो करेंगे, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, कि हम लोगों ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया लेकिन काम नहीं किए, तो उसका प्रॉब्लम होता है कि हमारी ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, आगे इन नोट्स टेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी, नोट्स में टेंजिबल एसेट जो होती है, अगर आप लोगों ने टेंजिबल एसेट्स का वर्किंग किए होगे तो आप लोग को पता होगा क्या रहता है। देखो उसमें ग्रॉस ब्लॉक क्लोजिंग के बारे में पूछ रहा है, तो क्लोजिंग के बारे में कैसा निकालते हैं हम लोग, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक प्लस परचेस लेस सेल लेस डेप्रिसिएशन, नहीं, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक प्लस परचेस लेस सेल, तो मेरे ख्याल से इसका आएगा आप लोग का डी, क्योंकि आप लोग को ग्रॉस ब्लॉक के बारे में निकालना है। मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास है उसका सैंपल, तो जरा देखिए क्या दिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो लिखा है, क्या पूछा है आप लोग को, देखो ग्रॉस ब्लॉक क्लोजिंग, तो ग्रॉस ब्लॉक ये है, उसका क्लोजिंग कैसा आता है, बराबर ना, तो क्लोजिंग कैसे आएगा उसका जरा देखो, ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग आप लोग का, ओपनिंग एडिशन उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, उसमें क्लोजिंग जो सेल्स है आप लोग का वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ओपनिंग लिखेंगे, एडिशन लिखेंगे, और उसमें से सेल्स जो रहेगा आप लोग का वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो सेल्स आप लोगों ने बेचा रहेगा मतलब वो एसेट्स को, तो इसका आएगा आप लोग का डी, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक प्लस परचेस लेस सेल्स, 6 का भी डी है। हाँ चलिए आगे, इन द नोट्स ऑन टेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, जो क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है वो आप लोग का कैसा आएगा, ओपनिंग डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, नहीं, ओपनिंग डेप्रिसिएशन माइनस थोड़ी करेंगे, ऐड करेंगे ना, फिर ओपनिंग डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर लेस डेप्रिसिएशन असेट्स होल्ड, नहीं, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग ओपनिंग डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स ड्यूरिंग द ईयर, नहीं, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग ओपनिंग डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर लेस डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, देखो आप लोग यहाँ पे होएगा, ये डेप्रिसिएशन है, ओपनिंग लिखे ड्यूरिंग द ईयर लिखे, उसमें क्या आता है फिर हम लोग का लेस क्या कर देते हैं, सेल वाला माइनस कर देते हैं, तो ये लास्ट वाला है आप लोग का, जो असेट्स होल्ड करते हैं उसको माइनस कर देते हैं, और फिर आप लोग का क्लोजिंग आता है, तो ये आ गया आप लोग का डी, इसका भी आएगा डी, 7th का भी डी है। आगे आएंगे 8th, इन नोट्स ऑन टेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी, टेंजिबल एसेट जो हम लोग नोट्स बनाते हैं उसमें क्या लिखते हैं, टेंजिबल एसेट्स, तो टेंजिबल एसेट्स में पहला नेट ब्लॉक ओपनिंग, नेट ब्लॉक ओपनिंग की बात कर रहे हैं, तो ओपनिंग कैसे निकालते हैं हम लोग, ओपनिंग ग्रॉस क्लोजिंग नेट ब्लॉक, नहीं, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक लेस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक करंट डेप्रिसिएशन, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक ओपनिंग डेप्रिसिएशन, तो सिंपल सी बात है, ओपनिंग की बात कर रहे हैं, नेट ओपनिंग ब्लॉक ओपनिंग की बात कर रहे हैं, तो ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक में से ओपनिंग डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, देखो यहाँ पे होगा, ये ओपनिंग ब्लॉक है आप लोग का, बराबर ना, ओपनिंग, इसमें से क्या करते हैं हम लोग, ये जो ग्रॉस ब्लॉक ये इसमें से उसका ये जो 50 है, देखो इसका एग्जांपल है, तो 50 में से क्या करते हैं, ये 15 क्या करते थे, माइनस करते हैं, तो 35 आता ना, ओपनिंग आता था हम लोग का, ठीक है, तो ऐसा हम लोग का ये आएगा। चलिए, तो इसका भी क्या है डी। 9th पे आते हैं, 9th क्या लिखा जरा देखो आप लोग का, इन नोट्स ऑन टेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी, टेंजिबल एसेट की नोट्स में क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी प्लस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज इक्वल टू, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, उसमें अगर डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मिल जाएगा, क्योंकि ओपनिंग में क्लोजिंग क्या करते हैं हम लोग, ओपनिंग में जो डब्ल्यूडीवी रहता है उसमें डब्ल्यूडीवी क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम लोग को क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मिलता है। अभी उल्टा पूछा, क्लोजिंग में डेप्रिसिएशन अगर ऐड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ये, तो इसका बी आएगा। आगे बढ़े, आगे क्या ले रहे हो, इन नोट्स ऑन टेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी, टेंजिबल एसेट की जो नोट्स होती है, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कैसे निकले, सब में क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पूछा ना, हाँ, तो देखो क्या लिखा है, जरा देखो ध्यान से देखना, 10th का है हम लोग का, क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक असेट परचेस माइनस सोल्ड, क्लोजिंग की बात करें ना, ठीक है, लेस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर माइनस डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड, नहीं, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक डेप्रिसिएशन क्लोजिंग में से थोड़ी करेंगे, ओपनिंग में से करेंगे ना, तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालना है, तो ओपनिंग में से क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, यहाँ पे था ना हम लोग देखो, ठीक है, तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी किधर है, इधर है, तो इसका क्या आएगा, 10th का देखो आप लोग का क्या आ सकता है, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक प्लस असेट परचेस माइनस असेट, ओपनिंग डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन करंट ईयर, नहीं, डेप्रिसिएशन करंट ईयर माइनस थोड़ी करेंगे, ऐड करेंगे, ये भी गलत है। सी वाला देखो, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक असेट परचेस माइनस असेट सोल्ड, ये ठीक है, और ये क्या लिखा है आप लोग का, ओपनिंग डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर माइनस डेप्रिसिएशन सोल्ड, ये ठीक है, तो इसका आएगा आप लोग का सी, ठीक है। ये राइट नहीं हो सकता है, कौन सा, ओपनिंग डब्ल्यूबी में से हम लोग असेट परचेस करेंगे, नहीं, ओपनिंग डब्ल्यूबी में से नहीं करते, वैसे रॉन्ग है वो, ठीक है। आगे, शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, शॉर्ट टर्म लोन जो होता है हम लोग डिस्क्लोज कैसा करते हैं बैलेंस शीट में, हैव बीन डिफाइंड एज दोज व्हिच आर ड्यू फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर्स, नॉट लेस मतलब 1 साल से कम नहीं, नहीं, हैव बीन डिफाइंड एज दोज व्हिच आर ड्यू फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर्स, तो ये आएगा बी, तभी उसको शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं, जो 1 साल से कम के लिए ड्यू होता है, मतलब बाकी रहता पैसा, ठीक है ना, तो इसका बी आएगा। 11th का क्या आप लोग का बी। नेक्स्ट क्या देखिए आप लोग का, व्हेन द डिमांड फॉर टैक्स रेज बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोग को टैक्स डिमांड कर रहा है,
इज डिस्प्यूटेड, जब वो डिस्प्यूटेड है मतलब आप लोग को जो आपने बोला है टैक्स भरने की बात किया, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला है उसमें कोई डिफरेंस है, डिस्प्यूट है, उसमें झगड़ा है, मतलब झगड़ा मतलब डिस्कशन है कि आप अलग बोल रहे हो वो अलग बोल रहे हैं, बाय फाइलिंग इन अपील, तो अपील करे आप लोग ने तो उसका जो अमाउंट रहेगा आप लोग का वो आप लोग क्या करोगे, बराबर ना। तो क्या लिखा देखिए जरा, द अमाउंट इज शोन ऑन द कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ऑन द नोट्स अकाउंट, ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में रहेगा आप लोग का, तो इसका ए आएगा, क्यों, क्योंकि ये पैसा आप लोग का जो एक्स्ट्रा आप लोग को मांग रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो जा भी सकता है और नहीं जा सकता, क्योंकि उस पर डिस्प्यूट है, आप लोग उस पर क्या बोलते हैं अपील कर चुके हो, ठीक है, उस पर सुनवाई होगी, फिर आप लोग को अगर आप लोग की बात सही निकली तो आप लोग को पे नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा टैक्स, अगर बात गलत निकली तो आप लोग को पे करना पड़ेगा। When the demand for additional tax raised by the income tax department is accepted by the company, जब एडिशनल टैक्स की डिमांड उसने रेज किया और आप लोग ने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ ये बात सही है कि हम लोग को ज्यादा भरना चाहिए था, तो सिंपल सी बात है, इस अमाउंट नो अमाउंट नहीं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी लिखेंगे, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है तो मतलब लायबिलिटी आपकी हो गई है, वो नो एंट्रीज नहीं, एंट्रीज तो पास करना पड़ेगा। अमाउंट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट टू प्रोविजन अकाउंट, अमाउंट इज डेबिटेड टू द टैक्स पेड अकाउंट एंड क्रेडिट टू द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो इसको टैक्स पेड क्या करेंगे हम लोग, इधर देखो अमाउंट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, बराबर ना, और क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो इसका आएगा सी, बराबर है। 14 देखते हैं आप लोग का क्या है, आप लोग का व्हेन असेस टैक्स इज लेस देन द प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब उसका उल्टा है, जो आप लोग का टैक्स असेस था वो आप लोगों ने जो पैसा निकाल के रखे थे टैक्स के लिए सोचे थे आपने, उससे प्रोविजन जो बनाए थे उससे क्या है कम है असेस टैक्स, जो मतलब जो आप लोग को टैक्स भरने को आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो क्या करेंगे आप लोग, तो सिंपल सी बात है, आप लोग क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, इसको जो डेबिट करे थे हमने प्रॉफिट लॉस में उसको क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, तो मतलब इसका क्या आएगा आप लोग का डी, बराबर ना। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं नॉर्मली हम लोग का खर्चा आता है, तो अब यहाँ पे खर्चा नहीं, यहाँ पे बल्कि एक्स्ट्रा आ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या कर देंगे इसको क्रेडिट कर देंगे, और प्रोविजन फॉर डेबिट टैक्सेशन में क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, डिविडेंड इज नॉर्मली कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू पेड अप कैपिटल, नो डिविडेंड इज पेड ऑन अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर एज कॉल्स इन एडवांस, ये भी बराबर है। इफ कंपनीज articles of association to provide dividend may not be paid on the shares on which the policy is pending, ये भी ठीक है। if new shares are issued during the year dividend is paid at the full respective of the period of holding, तो इसका आएगा डी, क्योंकि अगर हम लोगों ने करंट ईयर में शेयर इशू करे और उस पर डिविडेंड फुल रेट थोड़ी देंगे, अभी रिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग मतलब दो महीने के लिए अगर उसने शेयर खरीदा रहेगा तो साल भर का थोड़ी डिविडेंड देंगे उसको, तो मतलब ये डी रहेंगे। आगे आएंगे 15 के बाद 16, which of the following should be deducted from the share capital to find out the paid up capital, तो शेयर कैपिटल से क्या निकालते हैं हम लोग, तो आप लोग को अगर पता होगा तो कॉल्स इन अरियर्स माइनस करते हैं बैलेंस शीट, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 16 का आएगा बी। उसके बाद देखिए डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड किस पे पे करते हैं हम लोग यूजुअली, ऑथराइज कैपिटल पे, इशूड कैपिटल पे, पेड अप कैपिटल पे, रिजर्व कैपिटल पे, तो अगर आप लोग ने पढ़े होंगे तो किस पे पे करते हैं पेड अप कैपिटल पे, तो पेड अप कैपिटल उस पे डिविडेंड निकल आता है। इंटरिम डिविडेंड ऑफ कंपनी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय, इंटरिम कौन डिक्लेयर करता है, शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अप्रूवल के बाद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो कौन डिक्लेयर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो 18 का भी क्या आएगा आप लोग का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल कौन सा नहीं है, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड, जो बिल डिस्काउंट आपने करा लिया है उसकी जो लायबिलिटी है आप लोग की वो कॉन्टीजेंट होती है, अगर उसने क्योंकि ड्रॉवर ने पैसा ड्रॉवी ने पैसे नहीं दिया, और दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, तो वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है आप लोग की। इंटरिम डिविडेंड देना ही पड़ेगा आप लोग को, तो मतलब ये लायबिलिटी है आप लोग की, तो मतलब यही आएगा आंसर बी। लायबिलिटी अंडर गारंटी नॉट एन एग्जांपल पूछा ना, तो इसका मेरे ख्याल से 19 का क्या आएगा आप लोग का बी आएगा, खाली एक ही है, ये भी गारंटी ली आपने, अब जरूर थोड़ी की गारंटी ले तो आप लोग को पैसा हमेशा देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या बोलते हैं वो पैसा अगर आप लोग को उसने सामने नहीं पे करा तब आप लोग को देना पड़ेगा ना, तो फिक्स नहीं होता है वो, तो गारंटी भी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में ही आएगा। इंटरिम डिविडेंड फिक्स है आप लोग देना ही पड़ेगा, तो वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नहीं होती है, लायबिलिटी होती है। असेट्स टू बी सोल्ड कंज्यूम और रियलाइज एज अ पार्ट ऑफ एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल्स, ऐसी असेट जो हम लोग को सेल करना है लेकिन एंटिटीज की नॉर्मल साइकिल में है, इसका नॉर्मल साइकिल में हम लोग लेते हैं इसको तो करंट एसेट बोलते हैं ना, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब एक साल के अंदर, तो करंट एसेट बोलते हैं, पहले ही राइट है। लायबिलिटी ऑफ एन एंटिटी एक्सेप्ट टू सेटल इट्स नॉर्मल इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, तो ऐसी लायबिलिटी वो भी क्या बोलेंगे उसको करंट लायबिलिटी बोलेंगे, तो इसका क्या आएगा सी, ये भी करंट लायबिलिटी होती है। Which of the following item does not appear under the head of reserve and surplus, reserve and surplus में क्या नहीं आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, सिंकिंग फंड आएगा, अनक्लेम्ड डिविडेंड, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में अनक्लेम्ड डिविडेंड नहीं आएगा, 22 का भी सी। नेक्स्ट है Which of the following item should not appear under the head of unsecured loan, unsecured loan में क्या नहीं आएगा, सिंकिंग फंड,
अनसिक्योर्ड होता है शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से जो लेते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म एडवांसेस फ्रॉम बैंक, फिक्स डिपॉजिट। तो इसमें से बोला है नॉट अपीयर अंडर द हेड ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन में कौन सा नहीं आएगा ये बताना है हम लोग को। तो इसमें से अगर आप लोग देखोगे तो सिंकिंग फंड आप लोग का जो रहता है बराबर ना, वो किस में आएगा, अनसिक्योर्ड लोन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो लोन होता है आप लोग का सिंकिंग फंड का, वो आप लोग किसके अगेंस्ट में होता है, आप लोग के डिबेंचर्स के अगेंस्ट में होता है। अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो 11 SYB कॉम में आप लोग को था, सिंकिंग फंड आप लोग क्रिएट करते थे, डिबेंचर्स को क्या बोलते हैं आप लोग का वो था ना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसके अंदर आप लोग को सिंकिंग फंड आया होगा बराबर ना। तो वो जो आप लोग का रहता है वो अनसिक्योर्ड लोन में रहता है और डिबेंचर्स के अगेंस्ट में सिक्योर रहता है, और भी ऐसे बहुत सारी कंडीशन है उसके लिए। ये हो गया आप लोग का कुछ चीजें 23 वाली। 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसको इन्वेंट्री नहीं बोलेंगे? फिनिश गुड को तो इन्वेंट्री बोलते हैं, स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को भी बोलते हैं, स्टोर्स इन प्रोग्रेस को भी बोलते हैं, एडवांस पेमेंट मेड टू सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल, पेमेंट कर रहे उसको इन्वेंट्री थोड़ी बोलते हैं। रॉ मटेरियल होगा तो इन्वेंट्री बोलेंगे, लेकिन पेमेंट जो कर रहे हो पेमेंट अमाउंट को इन्वेंट्री बोलते हो। 24 का क्या आएगा आप लोग का? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अपीयर एज एन असेट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। किसको हम लोग बैलेंस नहीं अपीयर इन द असेट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, कौन सी चीज असेट में आएगी? कैपिटलिटीज ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, रिटेन अर्निंग, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब लायबिलिटी है। असेट में क्या आएगा? सिर्फ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। 26 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर द करंट ईयर इज। अगर हम लोग टैक्सेशन के लिए प्रोविजन कर रहे हैं तो वो कहां पे आता है? तो वो तो अगर आप लोग ने पढ़ेंगे टैक्सेशन, तो हम लोग करते हैं ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से क्या करते थे? डिडक्ट करते थे। तो 26 का क्या आएगा आप लोग का? ए। ठीक है, 26 का आप लोग का क्या आ जाएगा? ए। आगे, as per the schedule 3 the company act 113 which of the following heads is premium on issue of debenture, premium on issue of debenture shown in the balance sheet of the company। कहां शो करेंगे उसको? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, डिबेंचर में शो करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेंगे, कि करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में। तो आप लोग अगर फॉर्मेट पढ़ेंगे तो आप लोग को याद होगा, पता होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग को मैं बोलता हूं कि बार बार पढ़ लो। तो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो हम लोग प्रीमियम लेते हैं वो कहां शो करते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में, सिक्योरिटी प्रीमियम तरह ही आता है वो। द आइटम इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे हम लोग को क्या हो गया? इंटरेस्ट अक्रू हो गया, मिलने वाला है बराबर ना। अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, कहां पे आएगा? लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा, इन्वेस्टमेंट में आएगा, करंट एसेट में आएगा, करंट लायबिलिटी में आएगा। तो इसका आएगा 28 का मेरे ख्याल से करंट असेट्स, क्योंकि आप लोग को पैसा मिलने वाला होगा इन्वेस्टमेंट पे, अक्रू हो गया है। तो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द डायरेक्टर बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग। दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। तो 20N का क्या है आप लोग का? सी। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following heads is a claim against company not acknowledged as debt shown। which of the following heads, नीचे देखो कौन सा हेड is a claim against company not acknowledged as debt, डेब्ट एक्नॉलेज नहीं करेंगे उसको हम लोग, तो इसको क्या बोलते हैं? नोट्स टू बैलेंस शीट। ऐसा कोई डेट है जिसको हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते उसको क्या बोलते हैं? नोट्स टू बैलेंस शीट में। हाँ, शायद ये आप लोग की टेक्स्ट बुक में रॉन्ग आंसर दिया होगा इसका, तो आप लोग उसको राइट कर सकते हैं। उसको करंट असेट दिया है शायद, तो वो रॉन्ग है। 30 का आंसर आप लोग का, ठीक है ना। तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेना। रंजीत लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है। यहाँ पे कॉल सिनेरियोस का अमाउंट भी और फाइनल डिविडेंड का अमाउंट दिया ही नहीं। फाइनल डिविडेंड कितना परसेंट देना है? 8%, 5%, 2%, 9%, कुछ भी तो वो दिया ही नहीं, तो आंसर हम लोग पता ही नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिस्टेक है। कॉल सिनेरियोस भी नहीं दिया, फाइनल डिविडेंड भी दिया। कॉल सिनेरियोस दिया होता तो इसमें से क्या करते थे हम लोग? जैसे एग्जांपल ये 8000 into 100 है, तो ये होता था 8 लाख। कॉल सिनेरियोस में क्या करते थे हम लोग? माइनस करते थे, फिर बच्चे पे डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड का रेट रहता था वो निकालते थे, लेकिन अभी हम लोग के पास है ही नहीं अमाउंट ही, तो पता ही नहीं क्या है, तो आंसर इसका राइट नहीं आएगा। मतलब पता ही नहीं तो कहाँ निकालेंगे कहाँ से? डिविडेंड का रेट तो पता होना चाहिए ना। तो इसका मोस्टली तो मतलब क्या दिया आप लोग देख लेना। कंपनीज विथ टर्नओवर ऑफ लेस देन 100 करोड़ आर परमिटेड अंडर द शेड्यूल 6(3) टू राउंड ऑफ द फिगर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसी कंपनी है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, उसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या परमिट किया गया है? नियरेस्ट मिलियन, 1000, 100 डेसिमल ऑफ मिलियन, 1000, 100 लाख, 1000, 100 डेसिमल देयर ऑफ लाख, मिलियन, 1000, 100 डेसिमल देयर ऑफ। इसका आएगा सी। नियरेस्ट 100 तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, नियरेस्ट 1000 तक भी कर सकते हैं, मिलियंस तक भी कर सकते हैं, लैक्स तक भी कर सकते हैं। लाख और मिलियन दोनों भी चलेगा, ठीक है ना। आगे, द चॉइस ऑफ राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 और 1000, 100 और 1000 की बात कर रहे हैं, किसको अवेलेबल नहीं है? तो ऐसी कंपनी है जिसका टर्नओवर क्या है? 100 करोड़ से ज्यादा है, तो इसका आएगा 33 का ए। जो इस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है उनको 1000 और 100 का नहीं मिलता, उनको सिर्फ क्या मिलता है? जो क्या बोलते हैं, ये 1000, 100 हटा देंगे आप लोग का, लैक्स और मिलियंस, 1000 मिलता है खाली, ठीक है ना। लैक्स और 1000 मिलता है खाली।
सॉरी लैक और थाउजेंड नहीं, मिलियन और लैक, 100 और 1000 हटा देते हैं लोग, उनका राउंड ऑफ वहां तक नहीं कर सकते वो लोग। ठीक है, चलिए आगे। वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज चूजन बाय द कंपनी फॉर राउंडिंग ऑफ द शेड्यूल 3। जब कंपनी चूज कर लेती है कि उसको राउंडिंग ऑफ कौन सी यूनिट पे करना है, लैक पे करना है, 1000 पे करना है, ठीक है ना, 100 पे करना है, जो भी, तो इट शुड बी यूज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट इन द नोट्स टू अकाउंट नहीं, दोनों में करना पड़ेगा ना। इट शुड बी यूज यूनिफॉर्मली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द नोट्स टू अकाउंट, इट शुड बी यूज ऑप्शन कंपनी अगर नहीं, तो इसका आएगा हम लोग का बी। 34 का क्या है आप लोग का बी, क्योंकि दोनों जगह करना पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा। ये तो बैलेंस शीट और जो हम लोग की क्या बोलते हैं फाइनल अकाउंट बनाए वो समझेंगे नहीं, इधर अलग तरीके से करो उधर अलग तरीके से करो। A broad heading under which balance sheet is divided under the schedule 3 आर, सबसे मेन हेडिंग क्या होती है जिसमें बैलेंस शीट हम लोग डिवाइड करते हैं, तो आप लोग ने पढ़ेंगे इक्विटी लायबिलिटी एंड असेट्स। ये वो क्या बोलते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट कंपेयर टू कॉमन साइज वाले में ऐसा बोलते हैं सोर्स ऑफ एप्लीकेशन फंड, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं इक्विटी लायबिलिटी एंड असेट्स फाइनल अकाउंट में। Where the company construct the office building for third party, कंपनी क्या करती है किसी और थर्ड पार्टी के, मतलब वो समझो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी होगी, किसी और का ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे रही है। नॉर्मली उसको कितना लगता है, 2-3 साल लग जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस वुड बी एज टेंजिबल एसेट्स। नहीं, टेंजिबल एसेट क्यों रहेगा, उसकी खुद की थोड़ी, किसी और को कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है। फिक्स इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट की बात ही नहीं आती है। नॉर्मल लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से इसमें आएगा करंट एसेट्स, 36 का आएगा करंट एसेट्स, क्योंकि ये जो चीज है ये हमारी नहीं है किसी और की है, तो उन लोग को काम करके दे रहे हैं, तो वो जो हम लोग का वर्क इन प्रोग्रेस है उसके ऊपर का, तो वर्क इन प्रोग्रेस किस में आता है, करंट एसेट्स में आता है, अगर आप लोग को पता होगा तो। हाँ, हमारा खुद का होता तो हम लोग उसको एसेट्स में दिखा देते हैं, लेकिन अभी उस पर काम चल रहा है, लेकिन वो दूसरे ही की, मतलब हम लोग को खरीद बना के बेचते खाली। A trade receivable with an agreed credit term 3 months which is not expected to be realized within 12 months from the year end। ऐसा ट्रेड है, रिसीवेबल है जो हम लोग को 3 महीने का है, लेकिन वो 1 साल के ऊपर से रियलाइज नहीं होगा, हम लोग को पता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो अभी रियलाइज होने वाला नहीं है। तो 37 का क्या आएगा आप लोग का ए। अंडर द शेड्यूल 3 कॉल्स इन एडवांस शुड बी डिस्क्लोज अंडर, जो कॉल्स इन एडवांस होता है वो कहाँ दिखाते हैं हम लोग, करंट लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में, लोन्स एंड एडवांस में, शेयर कैपिटल में। जरा देखिए आप लोग का इसका क्या आ सकता है, आप लोग सोचिए, इसका आएगा अदर करंट लायबिलिटी, कॉल्स इन एडवांस को हम शो कर सकते हैं किधर, अदर करंट लायबिलिटीज में। अंडर शेड्यूल 3 शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट शुड बी डिस्क्लोज अंडर। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये आप बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है सर ये होता क्या है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग हमारे एम्प्लॉय को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देते हैं, मतलब कि जो शेयर इशू करते हैं तो एम्प्लॉय को ऑप्शन देते हैं कि तुम लोग हमारे शेयर क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो वो लोग को जब हम लोग शेयर देते हैं तो जो डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस का और क्या बोलते हैं हमारा, उन लोग को जितने भी इशू कर रहे हैं, समझो एग्जांपल 100 रुपए का शेयर से मार्केट प्राइस का, हम लोग हमारे एम्प्लॉयज को बोल रहे हैं कि 60 रुपए में ही ले लो, कितने में ले लो, 60 रुपए में ले लो। तो ऐसे शेयर्स का जो पैसा रहता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और आप लोग ने फॉर्मेट पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा ये कहां पे रहता है, रिजर्व एंड सरप्लस में रहता है। ठीक है, आगे द शेड्यूल 3 स्पेसिफिकली रिक्वायर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो शेड्यूल 3 में क्या रहता है, स्पेसिफिकली रिक्वायर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट होता है, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग से शो करते हैं, सेपरेट लाइन फॉर द शेयर होल्डर्स फंड। अगर आप हमने फॉर्मेट पढ़े होंगे तो शेयर कैपिटल में भी रहता है, रिजर्व में भी रहता है, कैश इक्विवेलेंट में भी रहता है, वो अलग से एक लाइन शो करते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर होल्डर फंड के अंदर ही रहता है लेकिन अलग से शो करते हैं उसको। ठीक है ना, तो 40 का क्या आएगा आप लोग का, डी। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हैज टू बी शोन। शेयर एप्लीकेशन मनी जो भी पेंडिंग अलॉटमेंट है उसको कहां शो करते हैं लोग, शेयर कैपिटल में, नॉन करंट लायबिलिटी में, सेपरेट लाइन ऑफ शेयर होल्डर फंड, सेपरेट अंडर इक्विटी फेस ऑफ बैलेंस शीट बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द शेयर होल्डर फंड। इसको शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड नहीं करते, इसको अलग से शो करते हैं, तो इसका आएगा हम लोग का डी। 41 का क्या आएगा आप लोग का, डी। देख लेते एक बार, इसका कंफर्म कर लेना आप लोग का, थोड़ा मेरे को डाउट है इसके ऊपर, 41 का डी, लेकिन कंफर्म है कि बैलेंस अगर आप लोग फॉर्मेट देखो तो आपको पता चल जाएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू फॉर रिफंड इन द इवेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन हैज टू बी प्रेजेंटेड अंडर शेयर एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू। तो शेयर एप्लीकेशन मनी का जो पैसा ड्यू है फॉर रिफंड इन द इवेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन आने की वजह से जो पैसा आप लोग को रिफंड करना बाकी है उसको कहां आप लोग शो करेंगे, तो इसको शो करेंगे अदर करंट लायबिलिटीज, अदर शेयर कैपिटल करंट लायबिलिटीज, अंडर अदर करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज एज अ सेपरेट आइटम फॉर शेयर होल्डर फंड। तो मेरे ख्याल से इसका आएगा अदर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि हमारी करंट लायबिलिटी रहेगी, इसको पैसा हम लोग को क्या करना है, रिफंड करना पड़ता है ना, जो एक्स्ट्रा पैसा आता है हम लोग को सब्सक्रिप्शन का। तो 42 का किधर आएगा, सी में। अगर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट, एडवांसेस टेकन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू बी सप्लाइड विद इन 3 मंथ फॉर द एंडिंग शेड्यूल शुड बी डिस्क्लोज अंडर द। 3 महीने के अंदर हम लोग को एडवांस ले लिया हम लोगों ने और उसको सामान क्या करना है, सप्लाई करना है हम लोग को। तो अदर पेबल और करंट लायबिलिटीज,
लोन्स एडवांसेस एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल तो नहीं लेंगे इसको, अदर पेबल लेंगे, करंट लायबिलिटीज में लेंगे। 43 का क्या आएगा आप लोग का ए, क्यों? क्योंकि आप लोग ने 3 महीने तक का एडवांस ले लिया, पैसा एडवांस ले लिया, तो आप लोग के लिए क्या रहेगा वो करंट लायबिलिटी, क्योंकि उसको आप लोग को पैसे काम करके देना पड़ेगा। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग आर क्लासिफाइड अंडर, मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग आपने लंबे समय के लिए लोन लिया था लेकिन वो मैच्योर हो गया, मतलब उसका टाइम खत्म हो गया है, तो वो आप कहां शो होएगा? तो आप वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में शो नहीं करते, हाँ मैच्योर होने के बाद उसको कहां शो करेंगे आप लोग? अदर करंट लायबिलिटीज में। तो 44 का क्या आ सकता है आप लोग का? सी, ठीक है ना, मैच्योर हो गया ना इसलिए। नेक्स्ट है आप लोग का इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स पे आप लोग का इंटरेस्ट अक्रू हो गया है तो शुड बी एडेड टू डिबेंचर्स, क्या डिबेंचर उसको ऐड करेंगे? शुड बी शोन अंडर अदर करंट लायबिलिटी, शुड बी शोन अंडर शॉर्ट टर्म बोरिंग, बोरिंग तो नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्यों बनाएंगे उसका? तो मेरे ख्याल से इसका आएगा 45 का बी, क्योंकि इसको हम लोग को करंट लायबिलिटी शो करना पड़ेगा कि हम लोग को इसका पैसा देना बाकी है डिबेंचर्स का, और फटाक से देना पड़ता है, इसलिए करंट। कैपिटल एडवांसेस आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज अंडर, जो कैपिटल एडवांसेस है तो उसको तो हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस बोल देंगे, एकदम सिंपल है वो, क्योंकि कैपिटल मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबे टाइम के लिए होता है, उसका जो हम लोग एडवांस लेते हैं। तो 46 का क्या आएगा आप लोग का ए। शेड्यूल 3 रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल दैट आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ। शेड्यूल 3 क्या बोलता है हम लोग को कि आप लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल्स जो 6 महीने से ज्यादा के लिए। कैसा? फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ बिल, बिल सेल करने की वजह से नहीं, तो उसको थोड़ी हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, नहीं, बैलेंस शीट से क्या मतलब उसका? फ्रॉम द डेट ऑफ दे आर ड्यू टू फॉर पेमेंट, यस, तो पेमेंट जिस दिन से उसका ड्यू हो गया उसका, उसके बाद से 6 महीना हो गया, मतलब 6 महीना आउटस्टैंडिंग हो गया, 6 महीना हो गया उसकी ड्यू डेट के, ड्यू पेमेंट की जो ड्यू डेट थी जिस दिन पेमेंट करना चाहता उससे 6 महीना ज्यादा हो गया, तब उसको हम लोग शो करेंगे अलग से ट्रेड रिसीवेबल में, ठीक है ना। तो इसका आएगा आप लोग का सी, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग assumptions आर फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, नीचे दिए में से कौन सा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आप लोग का assumptions है, फंडामेंटल है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, हिस्टोरिक कॉस्ट, इवेंट एक्चुअली, कंजर्वेटिज्म, अकाउंटिंग एंड प्रूडेंस, और गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अप्रूवल। तो इसका आप लोग का आएगा डी, फंडामेंटल अकॉर्डिंग तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अगर आप लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आप लोग का लेसन जो स्टार्ट होता है, मतलब लेसन में जब आप लोग की सारी चीजें बैलेंस शीट वगैरह एक्सप्लेन करके हो गया तो वहां पे इसको आप लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में पूरा डिटेल बताया। मुश्किल से एक पेज में है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन उसमें कवर किया, मतलब मेरे ख्याल से 48 चले जितने भी क्वेश्चन है ना अभी, जितने भी 20-25 क्वेश्चन है वो सब उसी से है, वो गिनती के 2 पेज में कवर हो गया पूरा। तो इसका आएगा आप लोग का डी 48 का, देख लेना आप लोग, चेक कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आप लोग का, देखिए नेक्स्ट है आप लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज रिकमेंडेटरी, मैंडेटरी, ऑप्शनल, नो लॉन्गर वैलिड। तो 49 का क्या आएगा आप लोग का बी, तो ये मैंडेटरी है, उसके प्रिंसिपल्स मतलब उसके जो क्या बोलते हैं अंदर जो पॉलिसीज है वो मैंडेटरी नहीं है, पहले मैंडेटरी थी उसको बाद में हटा दिया गया। तो ये 49 का क्या आएगा आप लोग का बी, मैंडेटरी, स्टैंडर्ड तो फॉलो करना पड़ेगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर सेम फॉर ऑल कंसर्न आर लेट डाउन बाय द लॉ, चेंजेस फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न। कंपनीज, हर कंपनी की पॉलिसीज अलग हो सकती है, स्टैंडर्ड्स सेम रहेगा लेकिन पॉलिसी क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। तो 50 का क्या आएगा आप लोग का सी। उसके बाद पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज टू बी एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड एज टू डिजायरेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो क्यों हम लोग ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 उसका पर्पस क्या था उसको एस्टैब्लिश करने का, तो डिजायरेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रिपरेशन फॉर फाइनल अकाउंट। तो इसका आएगा मेरे ख्याल से सी 51 का, कि सब लोग फाइनल अकाउंट जो डिस्क्लोज करते हैं चीजें कैसा डिस्क्लोज करें, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इसलिए बताया गया। व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption शुड बी, जो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption है उसको क्या करना चाहिए, हमको डिस्क्लोज करना चाहिए। बी डिस्क्लोज इफ नॉट फॉलोड, बी डिस्क्लोज इफ नॉट नोट्स टू अकाउंट, बी डिस्क्लोज इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर आप लोग ने assumptions फॉलो नहीं करे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब जो भी assumption फॉलो नहीं करे तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए अगर आप लोग ने फॉलो नहीं किए है तो, क्योंकि assumptions जरूरी नहीं है फॉलो करना, फंडामेंटल जो अकाउंटिंग assumptions है, ठीक है ना। तो उसको आप लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अगर आप लोग इसको फॉलो नहीं करे तो 52 का क्या आएगा आप लोग का बी। नेक्स्ट देखिए आप लोग का क्या है, द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करें तो अप्रूवल, गोइंग कंसर्न, ये तो सब वो है हम लोग का अकाउंटिंग जो बोलते हैं ना स्टैंडर्ड के टाइप से। कंसिस्टेंसी नहीं, डेप्रिसिएशन, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी में आएगा। फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एंटिटी, गोइंग कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, वैल्यूएशन स्टॉक, तो इसका भी क्या आएगा आप लोग का डी, 54 का भी डी। नेक्स्ट देखिए आप लोग का क्या है 55, फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एंटिटी, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी, गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म, तो इसका क्या आएगा कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी, ये पॉलिसी में आता है, अकाउंटिंग पॉलिसी में आता है।
सबकी अलग अलग हो सकती है, स्टॉक वैल्यू करने की पॉलिसी अलग हो सकती है, डेप्रिसिएशन अलग हो सकती है, बराबर ना। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग पॉलिसी, कंसिस्टेंसी, कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कंजर्वेटिव, इसका भी क्या आएगा आप लोग का बी। 56 का भी बी है, क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अलग ले सकते हैं सब लोग। फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, रिलेशन, ड्यूअल एस्पेक्ट, मटेरियलिटी, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो 57 का भी आप लोग का क्या है, डी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अलग अलग तरीके से कर सकते हैं सब लोग, तो ये भी पॉलिसी में आएगा अकाउंटिंग। फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, रिलेशन, मैचिंग, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट और डिस्क्लोजर। तो वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड, इसका भी क्या आएगा आप लोग का डी। ठीक है, आगे देखिए क्या है आप लोग का 59, फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, गोइंग कंसर्न, अप्रूवल, ट्रीटमेंट ऑफ बेनिफिट्स, डिस्क्लोजर। तो इसका आएगा आप लोग का 59 का सी, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट अलग अलग हो सकता है सबका करने का तरीका, ठीक है ना। फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी, इन लोग में से कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी एग्जांपल है, रिलेशन, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटिंग पीरियड, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अकाउंटिंग पीरियड है क्या, ऑब्जेक्टिविटी है क्या, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो प्रॉफिट जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका प्रॉफिट किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो भी अकाउंटिंग पॉलिसी में आता है। तो इसका आएगा 60 का आप लोग का डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ कंसर्न शुड सिलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच एनेबल इट टू कंसर्न को कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करना चाहिए, कंसर्न मतलब जो भी कंपनी की बात करें हम लोग, उसको कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करना चाहिए जो उसको क्या बेनिफिट दे, शो गुड प्रॉफिट, प्रेजेंट टू एंड फ्रो। सिंपल सी बात है, ऐसा पॉलिसी चूज करना चाहिए उसको जिससे उसके कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और उसके प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू और फेयर व्यू मिले। The following factor should be considered while selecting the applying accounting policy. Accounting policy select करने पे क्या ध्यान, कंसिस्टेंसी ध्यान देना चाहिए, पॉलिसी के टाइम पे बात कर रहे हैं वो, डुअल एस्पेक्ट्स, प्रूडेंस और कॉस्ट। तो सब में ज्यादा क्या ध्यान चाहिए, प्रूडेंस। अब बच्चे लोग बोलेंगे सर प्रूडेंस क्या होता है, प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग चीजें ध्यान देंगे, तो प्रूडेंस मतलब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रूडेंस। तो उसी को बोलते हैं, बहुत कॉशियसली बोलते हैं ना लोग, बहुत अच्छे से ध्यान से रख के एकदम। तो वो ध्यान देना चाहिए, सब में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी, कंसिस्टेंसी मतलब क्या है, अगर हम कंसिस्टेंसी तो सेम लेंगे तो थोड़ी उसको बेनिफिट आएगा। जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड करोगे तो एकदम ध्यान रख के आप लोग को करना चाहिए कि इसका क्या क्या असर हो सकता है हम लोग के, लॉन्ग टर्म सोच के। The following factors should be considered while selecting applying accounting policy. Accounting policy सिलेक्टेड टाइम पे क्या ध्यान चाहिए आप लोग को, तो इसका आएगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म अगर आप लोग ने पढ़े होंगे ना थ्योरी, तो आप लोग को फटाक से पता जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग जो भी चीज आप लोग अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करोगे, तो इस तरह सिलेक्ट करना चाहिए कि जो भी आप लोग का मेन चीजें हैं उसको एकदम क्लियरली पूरा मेंशन होना चाहिए। मतलब ये बड़ा कि बहुत सारे काम की चीजें आपकी वो आपको दिखाना चाहिए था बैलेंस शीट में, लेकिन आप लोग ने उसको अलग से शो नहीं करे, तो उसका क्या हो जाएगा, नुकसान हो सकता है आप लोग को। तो आप लोग के लिए वो जरूरी है। The following factors should be considered while selecting applying accounting policies. क्या ध्यान में रखना चाहिए, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, एम्प्लॉय मोरल, मटेरियलिटी। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग कोई अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं तो हम लोग को क्या ध्यान रखना चाहिए, उसकी मटेरियलिटी, कि उसको किस तरह से शो करना चाहिए, कितना जरूरी है उसको शो करना। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर शुड बी मेड। डिस्क्लोजर कैसे मेड करेंगे, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, और लास्ट में लिखा हुआ है आप लोग का ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो इसका आएगा जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है आप लोग की, सबका आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग ने इस्तेमाल की है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, डिस्क्लोजर शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ। डिस्क्लोजर जो रहेगा आप लोग का कहां पर रहेगा, ऑडिटर रिपोर्ट में रहेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रहेगा, फाइनल अकाउंट में रहेगा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में रहेगा। तो फाइनल अकाउंट में रहेगा आप लोग का जो भी आप लोग ने पॉलिसी यूज करे हैं उसका डिस्क्लोजर आप लोग को फाइनल अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर शुड बी मेड। डिस्क्लोजर कैसा मेड करना चाहिए, इन रेलेवेंट प्लेस, एट वन प्लेस, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन द बैलेंस शीट। तो इसको जितने भी डिस्क्लोजर है आप लोग, जो भी चीज डिस्क्लोज करने वाले आप लोग, उसको सब एक ही जगह पे करना चाहिए, एट वन प्लेस आएगा इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आप लोग चेंज कर रहे हैं तो उसको शुड नेवर बी मेड, क्या नहीं कर सकते, इट शुड कर सकते हैं आप लोग, चेंज करना है तो, इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है, शुड बी डिस्क्लोज, यस। तो अगर आप लोग कोई पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो आप लोग को क्लियरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको। तो 68 का क्या आएगा आप लोग का सी। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, द इफेक्ट ऑफ एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जो आप लोग की पॉलिसी चेंज करने से जो इफेक्ट उसका असर आ रहा है ऑन द वैल्यू ऑफ आइटम है, जो भी जिसके ऊपर भी हम लोग ने पॉलिसी चेंज करे उसको वैल्यू करने की, तो उस पर क्या असर आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए हम लोग को, बी इग्नोर्ड, बी रिपोर्टेड डायरेक्टली, बी डिस्काउंटेड, ऑल्सो बी डिस्क्लोज। तो उसको क्या करना चाहिए, जो उसका इफेक्ट आ रहा है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए क्लियरली, कि उसका जो हम लोगों ने चेंजेस करे अकाउंटिंग पॉलिसी, तो उसका जो भी आइटम पे चीज पे है, जैसे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का पॉलिसी चेंज करे, तो किन किन चीजों पे उसका असर आ रहा है वो आप लोगों को डिस्क्लोज करना चाहिए, और क्या क्या असर आ रहा है वो भी।
According to accounting standard 1, if the effect of any change in the accounting policy on the value of any item in the final account cannot be ascertained, अगर क्या बोला कि हम लोग को अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करे और उसका इफेक्ट हम लोग असरटेन नहीं कर पा रहे कि कितना हो सकता है, तो इट शुड बी इग्नोर्ड, उसको क्या इग्नोर कर देंगे, सच फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज, इट शुड बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट, इट शुड बी डिस्क्लोज इन द सेपरेट रिपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो इसका आएगा मेरे ख्याल से 70 का बी, क्योंकि आप लोग को उसको जो भी हो इफेक्ट आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है वो आप लोग वैल्यू नहीं कर पा रहे, आप लोग उसको अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए। According to accounting standard 1, a change is likely to have effect on in current not in current year but in later years। ऐसा चेंजेस है, चेंजेस की आप लोगों ने, उसका इफेक्ट ये साल में नहीं आएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी आपने चेंज की है, इसका इफेक्ट ये साल में नहीं आएगा, आने वाले सालों में आएगा। तो डिस्क्लोज इन सच ईयर लेटर, उस ईयर में जिस ईयर में इफेक्ट आएगा उसमें डिस्क्लोज करना चाहिए, क्या ऑडिटर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना चाहिए कि इग्नोर कर देना चाहिए कि डिस्क्लोज इन ईयर इन विच द चेंजेस मेड। तो जिस ईयर में हम चेंज कर रहे हैं उस ईयर में बता दो कि आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ सालों में इसका इफेक्ट आएगा, आ सकता है। तो 71 का क्या आएगा आप लोग का डी। नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए क्या है, द कंसर्न हैज रिटन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसी कंसर्न ने, किसी कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ कर दिया और क्या दिखा, एज ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस दिखा दिया बाय डिस्क्लोजिंग इन नोट्स टू द अकाउंट, और उसको डिस्क्लोज कर दिया नोट्स टू अकाउंट में। इट इज अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द कंसर्न टू डू सो, और ये बोलते हैं कि हम लोग की अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसा करना। तो डिस्क्लोजर कैन रेमेडी टू इम्प्रॉपर एंट्री, डिस्क्लोजर कैन नॉट बी रेमेडी, ये इसका आएगा बी। ये आप लोग की एंट्री ही गलत है, आप लोगों ने कैपिटल को रेवेन्यू को कैपिटल को रेवेन्यू में दिखा दिया, तो इसको डिस्क्लोज करने का कोई फायदा नहीं है। ये आप लोग को इसका डिस्क्लोजर से आप लोग की क्या बोलते गलती छुपनी जाएगी, ठीक है ना। तो इसका डिस्क्लोजर से नहीं, इसको आप लोग को पूरा चेंजेस करना पड़ेगा। तो इसका आएगा बी, 72 का बी। नेक्स्ट देखो क्या है आप लोग का, एन एसेट शैल बी अ करंट एसेट। करंट एसेट कब बोलते हैं, इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो जाएगी तो उसको करंट एसेट बोलते हैं। यस, इफ इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, ट्रेड करने के लिए हम इसको यूज खरीदे थे, रखे थे अपने पास, यस वो भी बात सही है। इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, उसकी रिपोर्ट करने की डेट के 12 महीने के अंदर वो रियलाइज हो जाएगा, मतलब उसको बेच के पैसा आ जाएगा। तो ये सब चीजें राइट है, सब करंट एसेट के बारे में राइट है। तो एनी ऑफ द अबव, तो इसका आएगा डी। लायबिलिटी शुड बी करंट लायबिलिटी, तो इधर भी सेम चीजें बोल रहे हैं, तो करंट लायबिलिटी की भी वही है, सेम चीजें सब कुछ वही है। तो इसका भी क्या आएगा, एनी ऑफ द अबव। तो 74 का भी डी और 73 का भी डी। तो ये हो गया आप लोग के सारे ऑब्जेक्टिव फिनिश, एमसीक्यूज फिनिश। फिर आप लोग के बाद देखिए यहाँ पे आप लोग को फिल इन द ब्लैंक है, ये आप लोग फिल इन द ब्लैंक खुद से कीजिए, लगभग जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े उसकी चीजें आप लोग को यूज आएगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारा कंटेंट था, बहुत यूजफुल है आप लोग के। तो ये भी ऑब्जेक्टिव कीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि फिल इन द ब्लैंक नहीं आएगा सर, फिल इन द ब्लैंक नहीं आएगा, एमसीक्यू आएगा, लेकिन इनको भी क्वेश्चन को फ्रेम करके फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आप लोग। तो फिल इन द ब्लैंक भी पढ़ो, समझो, जो मैंने कराया उसके हिसाब से समझ रहे हो, अगर आप लोग को ऊपर का टॉपिक तो नीचे का भी आ जाएगा, तो जरा देख लेना। फिर मैथ द कॉलम में बहुत सारे, उसको भी कर लेना। फिर उसके बाद आप लोग आएंगे तो मेरे ख्याल से ट्रू फॉल्स भी मिलेगा आप लोग को, तो ट्रू फॉल्स भी है आप लोग का, तो वो भी कर लेना, बहुत बड़ा लेसन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फिर ट्रू फॉल्स मिलेगा आप लोग को, ट्रू फॉल्स कर लेना। फिर उसके बाद मैंने आप लोग को आंसर वगैरह भी की वगैरह दिया है, तो आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, और पेपर अच्छे से प्रिपेयर करना ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन नंबर 2 के साथ में।